जवाब किसका है? आदित्य, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी को एडमिट करते रहिए। हम मीटिंग को हम शुरू कर रहे हैं, मेंटरिंग सेशंस को। अ, ठीक है, हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सभी का वेलकम है इस मेंटरिंग प्रोग्राम में। आज के जो मेंटरिंग सेशन है, हम कॉस्ट एंड प्राइसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं अभिमन्यु गोयल, डॉक्टर अभिमन्यु गोयल जी का, जो इस मेंटरिंग सेशन को लीड करेंगे। एज ए स्पीकर आए हुए हैं वो। अमेठी यूनिवर्सिटी पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी एक्सपर्टीज है फाइनेंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। और वो एक ग्लोबल मेंबर है, एक मेंबर हैं ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के, एक मेंबर भी हैं। थैंक यू अभिमन्यु जी ज्वाइन करने के लिए। आज का जो मेंटरिंग सेशन है, हमारा टॉपिक ये है कि कॉस्ट एंड प्राइसिंग के ऊपर हम बातचीत करेंगे, जो अभिमन्यु गोयल जी इसको लीड करेंगे। और आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हम लास्ट के 15 मिनट में सभी का क्वेश्चन आंसर्स पे जवाब आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभिमन्यु जी, यू कैन स्टार्ट। मुकेश जी, कैन यू चेक कि मेरी आवाज आ रही है और पीपीटी दिख रही है? हाँ हाँ, थोड़ी लो आ रही है आपकी आवाज़। एक मिनट। थोड़ा अब बेटर है? माइक, हाँ, पास में रख लीजिए। हाँ, ठीक है अभी सर। बेटर है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं एक सेशन के ऊपर जिसका नाम है कॉस्ट एंड प्राइसिंग के ऊपर। जनवरी के मंथ में मैंने आप सबके प्रोडक्ट्स वगैरह देखे हैं जब आप लोगों ने एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट शोकेस किए थे, युवा बिजनेस स्टेट शोकेस में। सो मैंने पीपीटी के ऊपर कुछ आपकी फोटोज लगाई हैं आपके प्रोडक्ट्स की, जो आपने बनाए थे। किसी ने कोई डेकोरेटिव मटेरियल बनाया, किसी ने कोई सब्जियों को सुखा के उसकी पैकेजिंग की है, कई बच्चों ने, कई टीम्स ने साबुन बनाई थी, शैम्पूस वगैरह बनाए थे, और कई बच्चों ने कुछ टॉयस वगैरह बनाए थे क्ले का यूज करते हुए। सो बिफोर स्टार्टिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं ना एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे। मुकेश जी, आप कर सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट दिख रहा है? यस यस, अभी ठीक। दिख रहा है, आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है। ठीक। सो जैसे एक टीम का नाम था हर्बा सोप, तो वो सोप्स वगैरह बना रही थी। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो भी वो साबुन बना रहे हैं उसकी डिफरेंट प्राइसिंग है। जैसे चांदनी ग्लो है, उसकी प्राइसिंग 100 रुपये है। अर्थिल ग्लो ग्लो है, उसकी प्राइसिंग 100 रुपये है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनको जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ है 18 से 22% तक हुआ है। ऐसे एक और कंपनी है जिसका नाम है थ्रिफ्ट स्टोर अफोर्डेबल फैशन विद पर्पस। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का, टी शर्ट्स का, शर्ट्स का, जीन्स का, ड्रेसेस का प्राइस तो बताया बट कुछ रेंज में बताया है। एंड उन्होंने बताया कि उन्हें जो प्रॉफिट होता है वो 50% से लेके 70% तक प्रॉफिट होता है। एक और कंपनी है, उसने अपना प्रॉफिट बताया कि उसको 600 रुपये से लेके 800 रुपये के बीच में होता है। और मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में ऐसे बहुत सारे टीम्स के नाम देखे हैं जिन्होंने अपने ये नहीं बताया कि उनको प्रॉफिट कितना होता है या कॉस्ट कितना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे एक कंपनी का नाम है गार्डियन एआई, ऑलवेज ऑन सेफ्टी एंड इंस्टेंट रिस्पॉन्स। तो जब हम कई बार कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कोई सर्विस देना चाह रहे होते हैं, हमें अपने दिमाग में नहीं होता कि हमने कितना पैसा लगा दिया है उस चीज़ को बनाने के लिए। और हमें ये भी नहीं पता कि कल को अगर उसको हम किसी को बेचने जाएंगे तो वो कितने रुपए में बिकेगी। ऐसे गार्डियन ए की तरह मुझे और कई कंपनी मिली है जिन्होंने अपने का कोई भी प्राइस या कॉस्ट वगैरह नहीं बताया। दूसरी कंपनी का नाम है जैसे ऑर्गेनिक। तो मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि हमने देखे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। किसी ने अपने सूप का प्राइस कुछ रखा, किसी ने अपने हर्बल जार का प्राइस 149 रखा,
किसी ने अपनी क्ले आर्ट का प्राइस 299 रखा, और किसी ने अपनी ट्रेनिंग सेंटर का प्राइस रखा 500 रुपये या 499 पर मंथ। बट जब ये प्राइजेस वगैरह हो रहे हैं, क्या हमने ये कुछ पूछा अपने आप को कि हम ये प्राइस कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? ये प्राइस कैसे डिसाइड किया? सबसे पहले ये है कि क्या हमने किसी प्राइस को डिसाइड करने के लिए कोई गेस वर्क किया, या किसी हमने कॉम्पिटिटर का देखा? फोर्थ इज कि हमने प्रॉफिट अपना कैसे कैलकुलेट किया। सपोज करो कि मैं कोई चीज बना रहा हूँ, मैंने सोचा कि इसको बनाने में सिर्फ 100 रुपये का खर्चा आया होगा, और मैंने इसको 150 रुपये में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट होगा 50 रुपये। पर ये हमने सिर्फ सोच के किया, कोई एक हमने कोई मैथमेटिकल यूज नहीं किया, कोई हमने लॉजिकल वे में इसको कैलकुलेट नहीं किया प्रॉफिट को। अगर कॉस्ट नहीं पता तो बिजनेस नहीं, बस एक गेस वर्क चल रहा है हमारा। सो आज हम जो कर रहे हैं कि कॉस्ट यहाँ क्यों पे हमें पता होनी चाहिए। अब मन्नू जी हाँ जी। हम क्या ले हाँ जी। रहे हैं, क्या आंसर्स ले रहे हैं हाँ जी। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के किसी लिए? किसी को क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है बीच में से। हाँ, आपने जैसे एक सवाल पूछा है कि आपने कैसे अपनी प्राइस को डिसाइड किया। कोई भी टीम चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, चैट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, हमें पता चले कि आज आपने कैसे डिसाइड किया। कोई एक टीम मेंबर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि आपने प्राइस गुड कैसे डिसाइड किया। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हमने मतलब हमारे पास उस टाइम टाइम कम था, इसलिए हमने अफोर्डेबल प्राइस में सोप्स का प्राइस रख दिया था। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अब मन्नू जी यहाँ पे एक चीज आई है कि मार्केट सर्वे करके हमने प्राइस डिसाइड किया। ठीक है, जिस भी टीम ने मार्केट सर्वे करके प्राइस डिसाइड किया है उसने हम्म। बहुत अच्छे वे में किया है। अभी हम जो भी ये सेशन करेंगे, इसके सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमने कोई प्राइस डिसाइड करना होता है, उसके ना डिसाइड करने के लिए बहुत सारे सर, मेथड होते हैं। गुड आज हम मॉर्निंग। आज हम 3 मेथड्स को पढ़ेंगे कि वो कैसे हम प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। जो मार्केट सर्वे करके किसी ने प्राइस डिसाइड किया, ये एक मेथड है डिसाइड करने का। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा। एक्चुअली सर, मैं टीम एग्री कनेक्ट फ्रॉम जी ट्रिपल एस धुराला की तरफ से बोल रहा हूँ। यस। सर, हमारा प्रोडक्ट था एज अ गार्डनिंग सेटअप करके देना, और हमारा एक खुद का एप्लीकेशन था। एंड एप्लीकेशन की भी हमने प्राइसिंग आई मीन सब्सक्रिप्शन अभी रेडी नहीं किया, बिकॉज हमारी अंडर डेवलपमेंट है। एंड जो हमारा गार्डन सेटअप के अंदर है, अभी हमने फोगर सेटअप करने शुरू करे हैं। तो फोगर सेटअप करने के हमने प्राइसिंग जो सिलेक्ट करी है ना, वो हमने सर्वे करके करी है। जैसे लाइक अभी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं सही ये सेटअप करके देता, बट हमने लाइक महाराष्ट्र साइड या मतलब अदर अदर स्टेट से हमने सर्वे किया है। एंड एक मिनिमम प्राइस सिलेक्ट किया कि कौन कितने में लगा के दे रहा है। देन ठीक है, उसके हिसाब से हमने प्राइसिंग अरेंज करी है, देन हमें ऑर्डर भी मिले उसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक यू। आई थिंक अब नेक्स्ट जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, ताकि हम टाइमली सेशंस को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी टीमों ने बताया, उन्होंने अपनी प्राइस तो कैसे डिसाइड कर ली कि मार्केट सर्वे करके किया। बट अभी हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं कि प्राइस कितने में बेचना है। उससे पहले हम एक और चीज की बात करेंगे कि लागत कितनी है बनाने में। उसको हम कहते हैं कि कॉस्ट कितनी लगी। अब हमें ये सीख समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस में सबसे डेंजरस चीज क्या है कि हमें पता नहीं होता कि हम कोई चीज बेचने लगे हैं, बट उसका एक्चुअल में खर्चा कितना आया बनाने में। तो सेलिंग विदाउट नोइंग इज कि हमें एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 10% प्रॉफिट होना चाहिए था, 20% प्रॉफिट होना चाहिए था। और अगर हम कोई चीज किसी को बेच रहे हैं, उसके सामने वाले बंदे को जो परचेज कर रहा है, उसको क्या उसकी वैल्यू मिल रही है। मेरे सामने देखो, आप एक पेन है, ये मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है। इट मीन्स अगर कोई इसको परचेज कर रहा है तो उसको वैल्यू कितनी मिल रही है? 10 रुपए की ही वैल्यू मिल रही है। अगर मैं एक और प्रोडक्ट लूँ, मोबाइल फोन है मेरे हाथ में, इसको मैं 50,000 रुपए में बेच पा रहा हूँ, इट मीन्स सामने वाले बंदे को इसकी ज्यादा जरूरत लग रही होगी, जिसके बदले में वो मेरे को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये हमें चीजें बहुत समझने की बहुत जरूरत है, ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे वे में कर पाए। अब हमें कुछ डेंजर समझने की जरूरत है कि डेंजर्स क्या है अगर हम कॉस्टिंग को अच्छे से नहीं समझते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लॉस हो सकता है हमें, कि हम बेचे जा रहे हैं, बट हमें बहुत टाइम के बाद में पता लगा कि हमें मुनाफा तो हुआ नहीं, बट जो हमने पैसा लगाया था अपने बिजनेस में, वो भी नुकसान हो गया उसका। सेकेंड चीज क्या हो सकती है? हमारा प्रोडक्ट चीप लग सकता है।
प्रोडक्ट चीप लगने की बात क्या है, मार्केट प्लेस में मोबाइल फोन 50,000 रुपए के मिल रहे थे, पर मैं अपना मोबाइल फोन 20,000 रुपए का बेच रहा था। अगर कोई उसको परचेज करने के लिए आएगा, वो कहेगा कि ये 20,000 रुपए का सस्ता लग रहा है, बाकी सारे फोन तो 50-50 हजार रुपए के बिक रहे हैं, ये फोन ऐसी सस्ता क्यों है? इट मीन्स कि इसके अंदर जो चीजें यूज हुई हैं वो लोअर क्वालिटी की है। थर्ड थिंग क्या है, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि अगर आप अच्छे से कॉस्ट वगैरह आइडेंटिफाई नहीं करोगे। फोर्थ थिंग क्या है, बिजनेस सरवाइव नहीं करता। आपको पता है एक कंपनी है टप्परवेयर, हमारे सबके घर में कुछ उसके बर्तन वगैरह होंगे, यूटेंसिल्स होंगे। वो कंपनी ने एक इतने अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए, आज वो कंपनी बंद हो गई है। उसका कारण क्या था, उसको प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी, और कंपनी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है हर साल। अब स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे कि जिनको पता है कि कॉस्टिंग क्यों जरूरी है, वो समझेंगे कि कॉस्ट क्या होती है एंड कॉस्ट के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होता है। थर्ड हम क्या करेंगे, मार्केट को में कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा प्रोडक्ट बना है, दूसरे वाले का प्रोडक्ट कैसे बना है, उसका प्राइस कितना है और मुझे अपना प्राइस कितना रखना चाहिए। अब व्हाट इज कॉस्ट इज, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। आप में से कुछ टीम ने क्या किया था, अपने एक हर्बल टीज बनाई है, हर्बल जार्स बनाए हैं, हर्बल कॉफीज हो गया, कुछ एनवायरनमेंट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए हैं, किसी ने चटनीज वगैरह बनाई थी। तो कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने में जो भी लागत लगती है आपकी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बनाई हैं। अगर मैं चाय बनाता हूँ तो चाय में कौन सी तरह की लागत लगती है, सबसे पहले देखो चाय में बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाय पत्ती के जो पत्ते होते हैं वो चाहिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक टीम चाहिए जो उस पत्तों को लेके आएगा, फिर उसको छांटेगा अलग अलग करके, फिर उसको किसी चीज में पैक करेगा, पैक करके डब्बों में डाल के वो एक मार्केट प्लेस में दुकान पे देके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीम का एफर्ट लग रहा है, उनका टाइम लग रहा है, आप उसकी मार्केटिंग करोगे। अब जैसे हम टेलीविजन देखते हैं या इंटरनेट देखते हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, टाटा लेबल चाय होगी, बाग बकरी चाय होगी, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा लगेगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। पहले मैं चाय पत्ती को अपने फैक्ट्री में लेके आ रहा हूँ, उसको अलग अलग प्रोसेस किया, तो लेके आने का खर्चा हो गया। फिर जब उसकी पैकिंग हो जाएगी, फिर मैं उसको डिलीवर करने जा रहा हूँ कहीं पे, फिर उसका खर्चा हो जाएगा, ट्रक वाला 500 रुपये लेगा, 1,000 रुपये लेगा उसके। पैकेजिंग के लिए क्या होगा, जो चाय पत्ती जिस पैकेट में डालूंगा, मैं किस पाउच में डालूंगा, उसके खर्चे हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर मैं ब्रांडिंग वगैरह करूंगा, अपनी कंपनी का नाम लिखूंगा, ठीक है, उसके अलग अलग कलर्स लगाऊंगा, कैप्स वगैरह लगाऊंगा, उसका खर्चा हो जाएगा। फिर अगला खर्चा कौन सा होगा मेरा, जार का, कंटेनर्स का, जिसके अंदर वो मटेरियल स्टोर रहेगा। अब जितनी तरह की भी मेरे को लागत लगेगी चाय बनाने के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, मेरे कॉस्ट हो जाएगा। इस कॉस्ट में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके अलावा क्या आएगा, कोई मैंने मैनेजर रखा है अपनी कंपनी में, जो सारे अकाउंट्स की कर रहा है, चाय पत्ती को टेस्ट कर रहा है, पैकेजिंग करवा के दे रहा है, उन सब की जितनी भी लागत लग रही है मेरे बिजनेस को रन करने के लिए, सब कॉस्ट का पार्ट होता है मेरा। सिर्फ रॉ मटेरियल ही कॉस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम समझेंगे, अभी मैंने आपको बता तो दिया कॉस्ट क्या होती है। अब कॉस्ट ना को हम दो पार्ट्स में फिर से और डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स क्या होता है, जो बदले ना। दूसरी चीज क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट, जो बदलती रहती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, सपोज करो आप लोगों की एक फैक्ट्री थी, आपको एक ऑर्डर आया कि आपको 10 यूनिट्स बनाने हैं, या 10 चटनी के पैकेट बनाने हैं, या 10 सॉस के पैकेट बनाने हैं। अब आपकी वो पूरी फैक्ट्री काम करेगी ना सिर्फ 10 पैकेट बनाने को। अब जो फैक्ट्री का खर्चा हो गया, उसकी रेंट होगी, या उसका बिल्डिंग के चार्जेस हो गया, आपने परचेज किया होगा, वो आपको 10 रुपए पे भी 10 यूनिट्स पे भी पड़ेंगे। सपोज करो अब आपको एक नया ऑर्डर आया, आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं, आपको फिर से सेम खर्चा ही पड़ेगा, चाहे आप 10 यूनिट बनाओ या 100 यूनिट बनाओ। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, हमें मैटर नहीं करता कि हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तो मैंने फिक्स कॉस्ट में कुछ एग्जांपल लिए हैं आपकी, जैसे रेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सैलरीज होगी। तो ये कांस्टेंट रहती हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसमें मशीन भी ले सकते हैं हम, टेबल एंड स्टॉल भी ले सकते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सपोज करो मैं चटनी बनाने लगा था, अब मुझे पता है कि मुझे 10 यूनिट चटनी के बनाने हैं, तो 10 यूनिट चटनी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 यूनिट का ही रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। सपोज करो मुझे 10 चटनी बनाने के लिए धनिया उतना लिया। अब मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया कि मेरे को 1,00,000 यूनिट बनाने हैं, तो मैं 1,00,000 यूनिट के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, 1,00,000 यूनिट का रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। अब वेरिएबल की कॉस्ट क्या हो रही है, जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। आप इस फोटो में देख सकते हो, जैसे हम मेरे पास पहले 1 यूनिट थे, तो मेरे पास इतना रॉ मटेरियल लग रहा था। मेरे पास और बड़ा ऑर्डर आया, तो ये खर्चा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बड़ा यूनिट आया, ये और खर्चा इंक्रीज हो गया।
पहले मुझे सिर्फ एक ट्रक लग रहा था सामान भेजने के लिए, अब मुझे क्या लग रहा है, 2 ट्रक लग रहे हैं सामान भेजने के लिए। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका रॉ मटेरियल, उसके अलावा क्या आता है आपका पैकेजिंग हो गया, शिपिंग कॉस्ट हो गया, कि आप डिलीवरी के लिए उसको सामान को बेच रहे हो अपना। अब सिंपल फॉर्मूला आपने अपनी क्लास नौवीं में और 10वीं में भी पढ़ा होगा कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक तो जो मुझे फैक्ट्री का लग रहा है ये वाली कॉस्ट, प्लस जो मैं यूनिट्स बना रहा हूँ इनका टोटल करूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। अभी मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। सपोज मैं एक मोबाइल फोन बना रहा था, अब फिक्स कॉस्ट क्या होगी, जो फैक्ट्री का खर्चा था बनाने का, ये फिक्स कॉस्ट होगी मेरी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, अगर मैंने 100 मोबाइल फोन बनाया तो 100 मोबाइल फोन बनाने का भी जो खर्चा था, रॉ मटेरियल था, पैकेजिंग था, शिपिंग कॉस्ट था, अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी, मेरी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। So understanding the fundamental difference between variable and fixed cost is the key to smart pricing and business sustainability. हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, जो मुझे आपकी टीमों से पता लगा, अभी आपने अगर अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखी है, अपनी अपनी फिक्स कॉस्ट नहीं देखी। क्योंकि आप कुछ बच्चे अपने घर पे चीज बना रहे हो, अगर आप बिजनेस करोगे आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस, तो आप अगर घर पे भी कोई चीज बना रहे हो तो उसका आप क्या कर सकते हो, मार्केट का जो रेंट है उसको आप अपने फिक्स कॉस्ट में डाल सकते हो। अगर सपोज करो आप घर में ना चीज बना रहे होते, कहीं पे शॉप परचेज करके, कहीं पे लैंड परचेज करके, या कहीं पे किराए पे लेके वो चीज बनाते हैं ना, तो एक्चुअल में वो भी खर्चा है बिजनेस के लिए। अगर हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं बाद में जाके क्या होगा, घाटा खा लेंगे अपने बिजनेस में। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आपको और एक अच्छे वे में समझाने के लिए, ये मैंने हैंडमेड सोप का एग्जांपल लिया है। देखो बेटा, सोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसका बेस चाहिए होता है, फ्रेग्रेंस चाहिए होता है, पैकेजिंग चाहिए होता है और स्टिकर चाहिए होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि हर चीज को, मैं सोप बना रहा था तो मुझे कहीं से परचेज करनी पड़ेगी ना वो चीज। अब सोप बनाने के लिए मुझे 20 रुपए में बेस सोप मिल गया, उसका फ्रेग्रेंस मुझे 5 रुपए में मिल गई, पैकेजिंग का जो मटेरियल था 10 रुपए में मिल गया, स्टिकर मुझे 5 रुपए में मिल गया। अब 40 रुपए में, 40 रुपए में क्या हुआ, ये मेरी लागत लगी उस चीज को बनाने के लिए। मुकेश जी एक मिनट, मुझे चार्जर लगा। कोई बात नहीं, आप लगा लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉस्टिंग समझ आए कि कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थम्स अप लिख के भेजिए, थम्स अप इमोजी भेजिए, ऐसे करके। थैंक यू। हाँ जी मुकेश जी, हाँ स्टार्ट कर सकते लोग हैं। हाँ समझ रहे हैं, आई थिंक रिस्पॉन्स आ रहा है, ताकि एक मैं रिस्पॉन्स ले रहा था कि थम्स अप लिख करके भेजे या ठीक है। इमोजी भेजे, तो हमें समझ आए कि हाँ वो लोग सुन रहे हैं या क्लैरिटी मिल रही है। थैंक यू शेयर करने के लिए। तो बच्चों अभी तक हमने ये समझा कि देखो, एक सोप को बनाने के लिए मेरी लागत लगी 40 रुपए। अगर मुझे ये लागत का ना पता होता, मैं सीधा उसको मार्केट में जाके सोप बेच रहा हूँ, अगर मैंने सोप 40 रुपए में ही बेच दी, तो इट मीन्स कि मेरे को कोई भी मुनाफा नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 0 रुपीज हो गया। बट अगर मुझे पता है कि मुझे बनाने में इतना खर्चा आ गया, और मुझे इसको मैं 60 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे 20 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मैं इसको 70 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 30 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मैं इसको 100 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, बता सकता है कोई। अगर मेरी लागत 40 रुपए है और मैं इसको 100 रुपए में बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे को। 60 सर। 60, बहुत बढ़िया। तो बेटा इस वे में हमें कॉस्ट बताती है कि हमें कैसे कैसे प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है। बेटा अगर आप अपनी पीपीटी देख रहे हो तो उसके राइट साइड में देखो, मैंने ना कुछ फोटो लगाई है अमेजोन से निकाल के। ये भी फोटो किस चीज की है, क्या साइड से तो ये फोटो मैंने अमेजोन से निकाली है। देखो हमारी शॉप बन रही थी 40 रुपए में, पर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या जो लोग अमेजोन पे बेचते हैं, फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, वो देखो कितनी महंगी महंगी बेच रहे हैं इसको। तो हमने क्या किया, हम तो सिर्फ 100 रुपए में खुश थे कि हमें सिर्फ 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया या 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट अगर हम अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे ले जाके बेचेंगे 200 रुपए का, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 160 रुपए का। तो हमें भी पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट प्लेस में वो चीज़ कितने रुपए की बिक रही है। तो हमारी यहाँ पे की लर्निंग क्या होगी, बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब प्रॉफिट होगा हमें।
अब बेटा हम सब लोग मिलके क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, आप सभी टीम मेंबर्स को अपना अपना पता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, आप उसको क्या सेल कर रहे हो, उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। तो अभी हम सब लोगों ने आपको ये स्टार्ट होने से पहले, सेशन स्टार्ट होने से पहले बोला था कि आप एक पेपर ले लो और पेन ले लो अपने साथ। तो भाई आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर आपको लिखना है कि अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट वन मुझे 50 रुपए का लग रहा है, इंग्रेडिएंट टू मुझे 100 रुपए का लग रहा है, इंग्रेडिएंट थ्री मुझे 30 रुपीज का लग रहा है। ऐसे करके आप अपने अपने पेजेस पे लिख लो इस चीज को। उसके अलावा क्या लिखोगे आप कि इसको मुझे अगर पैक करके बेचना था तो पैकेजिंग मेरे को कितनी कॉस्ट लग रही है। फिर उसके हिसाब से, जैसे आप उस दिन स्टेट एग्जीबिशन में आए थे सेल करने के लिए, या आप दुकान पे जाके सेल करते हो उसको, तो आपको कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे, आप टैक्सी में आए गए होंगे सेल करने के लिए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कितना लगा। तो आप अभी तक मुझे ये एक्सरसाइज करके बताओ थोड़ा सा कि आपको अपने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट लगा, पैकेजिंग का कितना कॉस्ट लगा, और ट्रांसपोर्टेशन का कितना कॉस्ट लगा। तो आप लोग पहले तो अपने टीम का नाम लिखिएगा कि आइडिया क्या है, देन उसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। ये पॉइंट वाइज आप 1 मिनट का टाइम ले लीजिए और चैट बॉक्स पे ही आप लिख करके भेज सकते हैं ताकि इजी हो सभी को। और अब मन्नू जी, एक सवाल आ रखा था कि ये तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम पूछ रहे बता रहे हैं या कि कैसे हम कॉस्टिंग हम उसकी डिसाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज के लिए हम कैसे प्राइसिंग या कॉस्टिंग हम तो डिसाइड कर। सर्विस के ऊपर भी बच्चों देखो, जो आप जितना भी बिजनेस होते हैं ना, हमेशा दो चीजों के ऊपर रन करते हैं। या उसमें कोई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम चीज को छू सकते हैं, मोबाइल फोन हो गया, वाटर बॉटल हो गई, पेन हो गया। और दूसरी चीज क्या होती है, सर्विस। सर्विस को हम छू नहीं सकते, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सर्विस में क्या आता है, किसी ने कोई हेयर सलून की दुकान पे गया बाल कटवाने के लिए, कोई बंदा रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, किसी ने किसी को सिखाने के लिए कोई एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया, वो थिंग कुड भी किसी ने अपना स्कूल खोल लिया पढ़ाने के लिए। तो ये सर्विस का पार्ट होते हैं। अब जो प्रोडक्ट वाला बिजनेस होता है उसमें ना कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ वो पीछे से मुझे कुछ रुपए में मिली होगी। ठीक है, जब मुझे कुछ रुपए में मिली होगी, मुझे मैं आसानी से उसको लिख सकता हूँ कि हाँ 10 रुपए का ये चीज़ आया, 100 रुपए का ये चीज़ आया। अब सर्विस वाले में हमें कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई होगी, हमें ये जानना पड़ेगा कि मार्केट प्लेस में या पूरी दुनिया में अगर कोई मेरे साथ का काम कर रहा है, वो अपने उस चीज को प्रोवाइड करने का कितना लागत लग रही है उसको बनाने की। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे थे, ठीक है, ये सर्विस है। अब रेस्टोरेंट में क्या लगता है हमें, सबसे पहले हमें होता है ना, वहाँ पे कोई शेफ होगा या कोई कुक होगा जो खाना बना के देगा। ठीक है, अब कुक की या शेफ की जो लाइक पंजाब हरियाणा में मुझे जो रेट पता है वो 1,000 रुपए लेते हैं पर दिन का बनाने का। अब मैं इसके बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि मेरा 30,000 रुपए का मंथली का खर्चा है एक शेफ, एक कुक को या एक शेफ को हायर करने का रेस्टोरेंट में। इसके अलावा क्या खर्चा होगा मेरा, कुछ मैं वेटर्स वगैरह रखूंगा, एक मैं मैनेजर रखूंगा, इन जिन इनकी जो सैलरी होगी वो भी क्या होगा मेरा खर्च। पीने का या कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए कुछ ग्लासेस वगैरह रखूंगा। अब जो ये चीजें होंगी इनका भी कॉस्ट आ जाएगा। तो मुझे इस वे में आइडेंटिफाई करना है वो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कि मुझे कितनी लागत लग रही है, और मार्केट प्लेस में या पूरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी कितनी लागत लग रही है उसके लिए। अगर कोई जिस टीम मेंबर ने ये पूछा है, आप मेरे को अपना प्रोडक्ट बता दोगे तो मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर सकता हूँ। कोई एक टीम शेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करें, कितने का यूज़ करें, पैकेजिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, इसके बारे में शेयर करना है। एंड कोई अगर अपना सर्विस के बारे में भी पूछ रहा था तो आप मुझे अपना बता सकते हो, आप आपकी किस चीज़ की सर्विस है, तो उसका हम कॉस्ट का बता सकते हैं आपको कैसे कैलकुलेट होगा। चैट बॉक्स में एक आया हुआ है कि सर हमारा मल्टी स्किल सेंटर है, स्किलिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो कैसे अपना कॉस्ट को डिसाइड कर सकते हैं। ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इनका स्किल स्टॉर्म सेंटर था। तो मैंने जी इनको जब एग्जीबिशन के ऊपर बताया था, कॉस्ट ना दो तरह की होगी इनके लिए। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, इनका जो खर्चा होगा उस सेंटर को
लेने के लिए, या तो ये अपना लैंड परचेज करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर वन ये है। ऑप्शन नंबर टू क्या है, आप इसको किराए पे या लीज पे लिख सकते हो। जब आप इसको किराए पे या लीज पे लोगे तो उसका जो खर्चा होगा वो आपका फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इनका जो मुझे याद है, ये अपने बिजनेस में या सर्विस में 50 तरह के स्किल दे रहे थे कि हम बच्चों को या कोई भी सीखने आएगा हम उसको एआई सिखाएंगे, म्यूजिक सिखाएंगे, डांस सिखाएंगे, कोडिंग सिखाएंगे। अब सपोज करो, और मैं मुझे किसी को 50 चीजें सिखानी है, तो 50 चीजों को सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे, कोई बंदे रखने पड़ेंगे जिनको इनकी नॉलेज है। अब जो एक्सपर्ट होगा उसकी सैलरी कितनी होगी मंथ की, वो क्या होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सपोज करो आपके पास 50 बच्चे आए, 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट काफी है। अब आपके पास 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको क्या लगेगा, और एक्सपर्ट्स लगेंगे। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 100 के लिए कुछ है, 1000 के लिए कुछ है, 1 लाख के लिए कुछ है। तो उनकी जो सैलरी है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। और आपके बिजनेस के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा आपके बिजनेस में क्या होगा, कोई भी आप प्रोजेक्टर लगा रहे हो, कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी और बंदे रख रहे हो काम करने के लिए, वो सब कुछ कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा। मन्नू जी, आप चैट बॉक्स देख रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं? नहीं सर। ओके। एक टीम है, नेक्स्ट जेन लीडर्स। ये थ्रिफ्ट स्टोर एंड क्लोथिंग बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने पर पीस का जो कॉस्ट रखा है, 50 से 100 रुपये रखा है। पर पीस वॉशिंग एंड स्टीमिंग का है कॉस्ट, वो 30 रुपीज़ है पर पीस। पैकेजिंग कॉस्ट है 20 रुपीज़, और पर पीस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 20 रुपीज़। और पर पीस प्रॉफिट ये 50 रुपीज़ लिख रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कॉस्टिंग दिखाई है। सो बेटा, जी, अब थैंक यू। इसमें आपने अपनी तरफ से लिख दिया कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 रुपए लगेगी पर पीस। क्या आपके पास इसका कोई लॉजिकल रीजन है कि 20 रुपए ही लगेगी आपको? अगर हम कोई भी अमेजोन से चीज मंगाते हैं, मैं आपने किसी ने सुना होगा ब्लिंकिट है या कोई और कंपनी है, जोमेटो वगैरह है, वो डिलीवरी चार्जेस लेती है ना आपसे, 12 रुपए लेती है कम से कम। ठीक है, अगर हम कोई प्रोडक्ट को कहीं पे बेच रहे हैं, 12 रुपए तो वो ले रहे हैं, 8 रुपए में क्या हम अपना सामान को और अच्छे वे में सेल कर पाएंगे? तो मेरे हिसाब से 20 रुपए बहुत कम है कॉस्ट। ठीक है, आपको इसको पता करना पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कि अगर हमने कोई अपना सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बेचना है तो उसका टोटल खर्चा कितना आएगा। टोटल खर्चे को हमें किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ यूनिट से जो हम भेजना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो आपने पैकेजिंग कॉस्ट निकाला है वो भी सेम वे में होगा। हमें पता करना पड़ेगा जो हमें पैकेजिंग का मटेरियल दे रहा है, अगर वो 10,000 रुपये ले रहा है हमसे 100 यूनिट के, तो उसको 100 यूनिट से डिवाइड करके पर पीस हमारा आ जाएगा कॉस्ट। अब मन्नू जी, हम आगे चल सकते हैं क्या? आई श्योर थिंक सर, हाँ हमारे जी। पास कम टाइम है। लास्ट में सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन लिख करके रखिए, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स पे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट पता लग गया, अपने पैकेजिंग का कॉस्ट पता लग गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पता लग गया। जब हम सारी तरह की कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास। टोटल कॉस्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना एक सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि इसको हम कितने रुपए पे बेचना चाहेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम बेटर वे में आगे जाके समझेंगे कि ये चीज़ कैसे की जा सकती है। अब बेटा, हमने कॉस्टिंग समझ लिया क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने ये चीज़ पता करनी है अपने लिए कि हम अपनी जो चीज़ बना रहे हैं उसको कितने रुपए में बेचें मार्केट प्लेस में जाके। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि वो कितने रुपए में बेचना चाहेगा अपनी चीज़ को? सर हर्बल सोप को पर पीस 200 रुपीज। 200 रुपीज। और आपको क्यों लगता है ये 200 रुपीज में बिक जाएगी? जी सर, लगता है। नहीं, क्यों लगता है? क्योंकि सर मतलब अभी तक जितने भी हमने मार्केटिंग की है उसमें डिमांड है, लोगों को पसंद आ रही है ये, तो मेरे को ये लगता है कि जितने भी हम उनको देंगे तो वो खरीद लेंगे। अगर आपको लगता है कि 200 रुपये में खरीद लेंगे और आपकी प्रोडक्ट में अच्छी चीज़ है, आपने उसका प्राइस नहीं बढ़ाया, फिर 300 रुपये किया? सर नहीं, हमारा प्राइस पहले 100 रुपीज था, तो अभी 150 के आसपास कर रखे हैं हमने। ओके, एंड वो 150 क्यों किया फिर आपने, अगर 100 रुपये था?
सर पहले हमने जल्दी जल्दी में काम किया तो 100 रुपए रख दिया था ऐसे ही अफोर्डेबल प्राइस में। लेकिन जब हमने बाद में देखा कि हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन हमें 100 रुपए में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने उसको बढ़ा दिया। ठीक है बच्चे। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट या टीम बताना चाहेगी? वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हम हर्बल सोप बनाते हैं जिसका नाम नेचर स्ट्रेच है, और सर हम उसको 50 रुपीज में सेल करते हैं सर। ओके, और आपको क्यों लगता है कि आपके ही एक और स्कूल की टीम है वो 200 रुपये में बेच रही है, 150 रुपये में बेच रही है, यस सर, और आप इतना एक्चुअली सस्ता? सर हमने जो प्राइस डिसाइड किया था वो मार्केट में यही देख के किया था। लाइक सर जो पतंजलि की सोप है वो भी हमारे जैसे नीम एलोवेरा की सोप बनाते हैं सर, लेकिन उनकी जो प्राइसिंग थी सर वो 100 रुपीज थी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे हमें मार्केट सर्वे से पता चलता है सर कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते सर, इसलिए तो हमने ये एक बेसिक सा प्राइस रखा है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है सर। ठीक है। सो आगे चलते हुए हम देखते हैं कि प्राइसिंग को हम कैसे कर सकते हैं। बेटा, जो प्राइसिंग को डिसाइड करने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं। आपको इजी वे में बताने के लिए सिर्फ 3 मेथड जो चलते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैंने वो बताए आपको। सबसे पहला मेथड क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइसिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट है कॉस्ट और डिजायर प्रॉफिट के। अब हमें पता लग गया कि हमारी किसी भी चीज को बनाने का खर्चा कॉस्ट हमारी ये 40 रुपये आती है, और हमें चाहिए कि हमें 20 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 30 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको 20 या 30 रुपये को कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और वो हमारा क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है प्राइस को डिसाइड करने का। ये किसके लिए ठीक रहता है? जिन्होंने अभी अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या आप जैसे जैसे स्कूल के बच्चे हैं जो अपने टीम्स बना के कोई काम कर रहे हैं, या कोई भी अपना हैंडमेड प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अभी किसी बच्चे ने बोला कि उसने अपनी सोप का प्राइस 50 रुपये रखा, और उसने देखा कि पतंजलि कंपनी अपना प्राइस 100 रुपये का रख रही थी, और वो लोगों को महंगा लग रहा था। इस करके हमने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपये कर दिया। जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था, किसी बच्चे ने बोला हमने अपना प्राइस कैसे डिसाइड किया? मार्केट सर्वे करके किया। तो आप लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हो? आप अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे हो कि वो कितने में प्राइस कर रहा है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली कैसे करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं दूसरे कितने में बेच रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ बेसिक चीजें क्या कर सकते हैं? या तो हम अमेजोन पे जाके देख सकते हैं कि कोई प्राइस, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कितने हैं। फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं कि लोकल सेलर्स कितने में सेल कर रहे हैं। या जो हमारी आसपास की कोई दुकानें होती हैं, फिजिकल स्टोर्स होते हैं या मार्केट्स होती हैं, उसमें जाके हम ऑफलाइन प्राइसेस देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, कुछ बिजनेसेस वहां पे भी सेल कर रहे होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हेल्प्स यू पोजीशन योर प्रोडक्ट इफेक्टिवली। अब किसी बच्चे ने सपोज करो, या किसी टीम ने कहा कि हम 40 रुपए में या 50 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसकी दिक्कत क्या हो सकती है सामने वाले बंदे के लिए? अब सपोज करो मैं या कोई भी बंदा प्रोडक्ट परचेस करने गया, सोप लेने गया, पतंजलि की मिल रही थी 100 रुपए में, और एक कंपनी की सोप मिल रही है 50 रुपए में। मुझे ये लग सकता है, कस्टमर को ये लग सकता है कि जो 50 रुपए वाली सोप है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है या जो चीजें पड़ी हैं वो क्या सब स्टैंडर्ड है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकली ये चीज हो सकती है। तो सेलिंग एट 40 रुपीज मे लुक चीप, दिस कैन रिड्यूस द परसीव्ड वैल्यू एंड कस्टमर ट्रस्ट। दूसरी क्या चीज हो सकती है? सेलिंग एट 200 रुपीज में रिड्यूस द सेल। एक और कंपनी थी जो अपना हर्बा प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रही थी, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अब जो जिसका प्राइस ज्यादा होगा तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है? लोग कम परचेज करना चाहेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, हिंदुस्तान क्या है? एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे ना लोगों को कम प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रख देंगे तो बहुत कम लोग उसको परचेज करेंगे। जैसे आपको जियो कंपनी पता होगा, उसने क्या किया मार्केट में आने के लिए? बहुत कम प्राइस पे या जीरो प्राइस पे अपना प्लान्स वगैरह दिए, तो बहुत सारे कस्टमर उस कंपनी के पास आ गए। तो मार्केट में कैसे एंटर करते हैं हमें वो पता होना चाहिए। अगर हम प्राइस कम रखेंगे वो भी दिक्कत कर सकता है, अगर हम प्राइस बहुत ज्यादा रखेंगे वो भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। तो हमें स्मार्ट प्राइस क्या रखना चाहिए? नियर मार्केट। ठीक है, अगर पतंजलि का 100 रुपये मिल रहा है, हमें 80 रुपये, 90 रुपये या 110 रुपये रखना चाहिए। स्टे competitive by aligning your price with the similar products। सेकेंड चीज क्या कह रहे हैं? अगर कोई बच्चा कह रहा है या कोई टीम ये कह रही है कि मैं तो भैया 200 रुपये ही रखूंगा या 300 रुपये ही रखूंगा, आपको बताना पड़ेगा कस्टमर को कि आपका 200 रुपये प्राइस लेने का मतलब क्या है, आपके प्रोडक्ट में खासियत क्या है। सब लोग सोप वगैरह यूज करते हैं, आपको पता है कंपनी है डव करके,
उसकी जो सोप होती है बहुत महंगी आती है मार्केट प्लेस में। बट वो महंगी क्यों आती है? तो क्योंकि कंपनी कहती है कि हम इसमें केमिकल्स कम यूज कर रहे हैं और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं अगर वो कंपनी का सोप प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे 300 रुपये दे के, 400 रुपये दे के कि एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप महंगी चीज भी रख सकते हो, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप ये महंगी चीज क्यों रख रहे हो। तो मेरे एक यहाँ पे एग्जांपल ये है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। जब मैं एग्जीबिशन पे गया था, मैंने ना दो टीम्स देखी स्कूल की, जिन्होंने क्या किया हुआ था, एक पेंसिल्स और पेन वगैरह खरीद किए हैं जिनके पीछे सीट्स वगैरह लगी हुई थी, एंड वो 10 रुपए में वो चीज बेच रहे हैं। 10 रुपए में मैंने परचेज कर लिया, बहुत सारे लोगों ने परचेज किया होगा, बट अगर आप वही सेम चीज अगर अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे बेचोगे तो कितने में बिकेगी देखो आप। यहाँ पे 100 रुपए की पैकेजिंग का है, 10 यूनिट का। तो हर एक पेन या पेंसिल कितने रुपए की बिक रही है? 19 रुपए की, 19 या 20 रुपए की। एक जगह पे सेम चीज 10 रुपए की बिक रही है, दूसरी जगह पे वो सेम चीज 20 रुपए की बिक रही है। अगर मैं अपना बिजनेस पहली जगह पे करूंगा तो मुझे मुनाफा कम होगा। अगर मैं अपना बिजनेस को अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं और जगह पे करूंगा, प्राइस को इंक्रीज करके वहां पे क्या हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा इट मीन्स कि मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये लास्ट मेथड है प्राइसेस को आइडेंटिफाई करने का। अभी आपके सामने दो फोटो हैं। एक फोटो में सिंपल सी कैंडल लगी हुई है, दूसरी फोटो में कैंडल को हमने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर पैकेजिंग करके एक रिबन सा लगा दिया है। अब देखो बेटा कि हम मार्केट प्लेस में कई बार जाते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंपल सस्ते में मिल जाता है, वही सेम प्रोडक्ट किसी और चीज में डाल के महंगे में मिलता है। अब बेटा सामने क्या हो रहा है, कोई भी कस्टमर लेने के लिए आ रहा है, अगर उसको किसी को गिफ्ट करना है तो वो क्या करेगा, महंगी चीज परचेज करके गिफ्ट करेगा। अगर उसको घर के लिए यूज करना है या किसी और नॉर्मल काम के लिए यूज करना है, वो नॉर्मली ऐसे सिंपल सा प्रोडक्ट ले लेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या समझ पा रहे हैं कि सेम चीज थी, बट उसका प्राइस एक नॉर्मल वे में 80 रुपये है, किसी और वे में उसका प्राइस 250 रुपये है। अब कोई हमें कस्टमर क्यों पैसा पे करता है? पहली चीज है, अगर वो हैंडमेड बना हुआ है। हैंडमेड का बने का मतलब क्या हुआ है कि इट इज हैविंग सम यूनिक क्राफ्टमैनशिप एंड पर्सनल टच। आप में से कुछ टीम्स क्या कर रही हैं, किसी ने ड्रैपिंग का मटेरियल यूज किया है, किसी ने कोई क्लेस के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए हैं, किसी ने कोई डेकोरेटिव मटेरियल बनाया है। अब जब कोई डेकोरेटिव मटेरियल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, अपना पर्सनल टच दे रहे हो कि ये चीज कैसे बनती है। तो सामने वाला कस्टमर क्या करेगा, आपको उस चीज के पैसे देने के लिए तैयार है। सेकंड चीज क्या होती है, इको फ्रेंडली। आपके जो कंपटीशन था बिजनेस कौशल चैलेंज, तो उसमें आप सबको बोला गया था कि ट्रिपल पी के ऊपर काम करना है, आपके प्रोडक्ट में कुछ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या था कि हमें धरती का कुछ ऐसे नुकसान नहीं करना, जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें केमिकल्स का कम से कम यूज करना है, एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट धरती पे सबसे कम होना चाहिए। अगर कस्टमर को लगता है कि आपने उस वे में चीज बनाई है, तो कस्टमर भी क्या करता है, आज के टाइम पे उस चीज को परचेज करने के लिए तैयार रहता है। थर्ड थिंग क्या है, कस्टमाइजेशन टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। सपोज करो मैं एक पंजाब से हूँ, जैसे मुझे बहुत तीखा खाना खाना है, तो एक कंपनी थी जो चटनी बना रही थी, उसने क्या किया, मेरे लिए तीखी वाली चटनी बना दी। कोई बंदा है गुजरात का, वो कहता हूँ मुझे इतना तीखा चटनी नहीं चाहिए, तो उसने के लिए क्या किया, शुगर डाल के या कम मिर्ची वाली चटनी बना दी। कोई थर्ड पर्सन था कहीं और का, वो कहता मुझे इसमें कुछ और चीज का चाहिए, ग्रीन चटनी चाहिए, रेड चटनी चाहिए, या गार्लिक डाल दो, उसके हिसाब से कंपनी ने वो बना के दे दिया। कई बार क्या होता है, हमारे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको सामने वाले बंदे के लिए कस्टमाइज कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो उसको बेटर यूज कर पाए। फोर्थ चीज क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो गया, केमिकल फ्री हो गया, हेल्थियर ऑप्शंस हो गया। अब आप में से कुछ बच्चे कुछ हर्बल टीज बना रहे थे, सोप्स वगैरह बना रहे थे, उसमें उन्होंने क्या बच्चों ने बताया मुझे कि उसने उन्होंने कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं किया। फिफ्थ थिंग क्या होती है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, प्रीमियम लुक एंड फील्स एनहांसिंग द गिफ्टिंग एक्सपीरियंस। जब मैं एग्जीबिशन में जा रहा था तो मुझे दो तरह के पेन मिले जिनके पीछे सीट थी। एक पेन वाली कंपनी ने क्या किया, उसको पैकेजिंग नहीं किया किसी और चीज में। दूसरी कंपनी ने क्या किया, एक ब्लू कलर का पिंक कलर के पैकेट में डाल के उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया और उसको ऐसा गिफ्टिंग के लिए कर दिया। अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो मुझे सेकंड वाला ऑप्शन बेटर लग रहा था। लास्ट चीज क्या होता है, इमोशनल वैल्यू। इट प्रोडक्ट्स दैट इवोक फीलिंग्स और द मेमोरीज। सपोज करो मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो मुझे उसको कोई टॉय वगैरह देना था, तो मैंने उसको क्ले का टॉय परचेज करके बच्चों को गिफ्ट कर दिया। अब बच्चा वो मेरा है, तो मुझे क्या उसके साथ क्या है, इमोशनल कनेक्शन है। तो इस चीज करके भी कई बार क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स परचेज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे की लर्निंग क्या है, प्राइस सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता, एक्सपीरियंस का भी होता है।
अब हम एक यहाँ छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ पैकेजिंग, सेम प्रोडक्ट पर डिफरेंट प्राइसेस। ये लास्ट वाले एग्जांपल की तरह है कि सिंपल कैंडल थी या सोप थी, वो 40 रुपए की बिक रही है, अगर हम उसको अच्छे से पैक कर देंगे उसी चीज का, सेम चीज का क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है चीजों में? पहली चीज है, इट लुक्स प्रीमियम। प्रीमियम लुकने का मतलब क्या है कि वो अच्छी दिखती है, जिस करके कस्टमर को लगता है कि हाँ ये चीज बहुत महंगी होगी या इसका नाम इतना होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, बेटर कस्टमर ट्रस्ट। सो जब हम उसको अच्छे से पैक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कस्टमर उसको बेटर मानता है कि अगर उसको किसी और को आगे गिफ्ट करनी है। थर्ड थिंग इज गुड गिफ्टिंग ऑप्शन, thoughtful and attractive packaging transform our products into ideal present, increasing its appeal and market potential। बेटा आपने कई बार देखा होगा, कई बार ना दिवाली के टाइम पे कोई त्योहार होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, उसको गिफ्टिंग मटेरियल में मिलता है। या तो आप उसको इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हो या गिफ्टिंग वाला भी परचेज कर सकते हो। तो अगर हम उसको अच्छे से पैक कर देंगे तो गिफ्टिंग ऑप्शन भी एक इंक्रीज हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्या आपका प्रोडक्ट प्रीमियम दिखता है? नेक्स्ट इज बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो मैं ये 100% कह सकता हूँ, 200% कह सकता हूँ, जब आपने अपनी प्राइसिंग वगैरह कैलकुलेट की, कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट की, आपने किसी ने ये नहीं कैलकुलेट किया कि आपका टाइम कितना लग रहा है चीज़ बनाने के लिए। मुकेश जी, अगर टाइम परमिट कर रहा है तो मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ बच्चों से? यस यस, जरूर बात कर सकते हैं प्लीज। अ, बच्चों मुझे ये बताओ, आपकी सबकी टीम में 4-4, 5-5 बच्चे थे, ठीक है? अगर कोई बच्चा या कोई भी एक व्यक्ति एक दिन काम करता है तो उसको आमदन कितनी होनी चाहिए एक दिन की? अगर कहीं पे वो सैलरी पे काम कर रहा है या डेली वेजेस पे काम कर रहा है, एक कोई भी रैंडम गेस्ट बता दो अपने को। कोई भी टीम अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते प्लीज। 100 पर डे, 500 पर डे। 500 रुपीज पर डे। और बेटा आपकी टीम में कितने मेंबर थे? सर 3। 3 मेंबर। तो मैं क्या क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 750, 1,500 रुपये पर दिन का आपका खर्चा आ जाता कि आप अगर किसी और को हायर करते काम करने के लिए? बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका पर दिन का खर्चा 1,500 रुपये होता अगर आप अपना प्रोडक्ट का काम करने के लिए 3 बंदों को हायर करते? कह सकता हूँ ये सर मैं? हो सकता है सर। हो सकता है। क्या मैं ये चीज और कह सकता हूँ, आपका पर महीने का खर्चा 45,000 रुपये होता अगर आप 1 महीने का काम करने के लिए 3 बंदों को हायर करते? 45,000। 1,500 रुपये इंटू 30 कर दो, 45,000 रुपये हो जाएगा। सर नहीं, 45 तो नहीं कह सकते। कितना, 30,000 मान लें? 30, 25, 25 मान लेते चलो हैं सर। 25, ना आपकी ना मेरी, 20,000 रुपये मान लेते हैं हम। आपको कितने महीने से आप काम कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर? जनवरी में मैं आपसे मिला था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने हो गए। 20,000 रुपये इंटू 4 महीने कर लो। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर 80,000 एक रुपये लग? क्वेश्चन था। हाँ जी। हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम ऑनलाइन सेल कैसे करें? तो हम पे कोई क्यों ट्रस्ट करेगा, मतलब कि कोई हमारे पास बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है कि जिससे हम उनको ठीक है, बता सके कि हाँ आप हमारा खरीदे, ठीक है। ये क्योंकि हम अभी मैं इस नया क्वेश्चन स्टार्ट को कर ना रहे हैं ना। मैं इस क्वेश्चन को दो इसके मिनट में आंसर करता हूँ। मैं पहले प्रीवियस वाला क्वेश्चन हम डिसाइड कर लेते हैं। अब मैं इस बात पे कह रहा था कि मंथली मेरा 20,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। अगर मैं 4 महीने अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो 80,000 रुपये तो मेरी लागत लग गई ना, किसी को और को मैं लगा के करता। तो हम सब में से, ठीक है, किसी भी टीम ने वो कैलकुलेट नहीं किया। और मैं सिर्फ 4 महीने की बात कर रहा हूँ, आप तो मुझे लगता है 7-8 महीने से ज्यादा हो गए जब आप काम कर रहे हो इस चीज के ऊपर। हम्म। क्या मेरी बात सही है या गलत है? सही है सर। सही है। देखो, ये जब हम बिजनेस कर रहे हैं ना एक्चुअल वे में, हमें इस टाइम का वैल्यू को होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जो हमने कैलकुलेट किया था ना कॉस्ट, तो उसमें हमने क्या ऐड करना है, अपने टाइम की वैल्यू भी ऐड करनी है। कि अगर मैं काम ना करता, खुद काम ना करता, किसी और को रखता काम करने के लिए, तो मेरा कितना खर्चा हो जाता। ठीक है? जब हम प्राइसिंग कर रहे हैं, व्हेन प्राइसिंग योर प्रोडक्ट्स रिमेंबर टू काउंट फॉर द आवर्स यू हैव इन्वेस्टेड। अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आपके काम की वैल्यू है। तो हम गलतियां क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं लेबर का टाइम या टाइम कॉस्ट, अंडर वैल्यू कर देते हैं अपना पर्सनल एफर्ट।
स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, उनको अपने वक्त की कीमत पता है, ठीक है। दे कैलकुलेट एफर्ट्स डिलीजेंटली। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने छोटा सा, अगर मैं कोई क्ले का पटक बना रहा हूँ तो 3 घंटे मुझे पटक को बनाने के लिए लग गए, 2 घंटे उसको पैकेजिंग करने के लिए लग गए, तो मुझे 5 घंटे मेरे उस चीज को बनाने के लिए लग गए टोटल। तो 5 घंटे का जितना भी पैसा होगा बनाने का, वो मुझे भी ऐड करना पड़ेगा अपने कॉस्ट में। गलत को ट्राई कर लिया, गलत कोड, क्या था गलत कोड, ध्यान नहीं रहा पासवर्ड फोन का। तो मनु जी आप म्यूट पे हैं, मैंने म्यूट कर दिया था सभी को, ऑल म्यूट कर दिया था, अनम्यूट कर लीजिए। सो बच्चों, ये एक्टिविटी हमने पहले भी थोड़ी देर पहले की थी, जहाँ पे आपने चैट पे बताया कि आपकी कॉस्ट कितनी हो रही है, प्राइस कितनी हो रही है। ये आपके खुद के करने के लिए है। आप 66 टीम्स हो, आपको क्या करना है, इकट्ठे बैठना अपनी टीम के अंदर, आपको डिफरेंट तरह की कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, जहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है, आपका पर्सनल टाइम कितना लग रहा है, उसकी भी एक वैल्यू डाल लेना, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपको ठीक लगे। उसके हिसाब से देखना कि लागत कितनी होगी और प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, और सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़ लिए हमारे क्या क्या होते हैं। सो ईच प्रोडक्ट हैज अ यूनिक कॉस्ट स्ट्रक्चर, एनालाइज ईच एलिमेंट केयरफुली टू सेट द राइट प्राइस। हमने जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे हमारा घाटा हो जाए। एक कंपनी ने मेरे को अभी बोला कि उन्होंने इनिशियल प्राइस क्या रखा था, 100 रुपये रखा था, जहाँ पे उनको घाटा होने लग गया। बाद में उनको कुछ देर के बाद पता लगा कि हाँ, ये चीज़ 150 रुपये में बेचनी चाहिए ताकि हमें घाटा ना हो जाए। तो इसको कुछ टाइम लीजिए कृपया करके, 9-10 दिन लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा इसको। अगर आप कोई घर पे चीज़ बना रहे हैं ना, जिसमें गैस लग रही है, गैस का खर्चा भी डाल लो उसमें। तो क्या आप जब बड़े स्केल पे करते हो फैक्ट्रीज में, वहां पे हीटिंग एंड लाइटनिंग का एक्सपेंस होता है वो। एंड आपको गैस तो पता है कितनी महंगी है। अब देखो, आप मम्मा को कह रहे हो, अपने पेरेंट्स को जाके कह रहे हो कि मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको बताया गया कि आपने तो 2000 का सिलेंडर यूज कर लिया, ठीक है। तो आपके दिमाग में प्रॉफिट लग रहा है, पर एक्चुअल में आपको घाटा हो गया। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक्स होती हैं कुछ, हम जब प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटर का प्राइस बिना परखे अपने ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आईफोन 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, 1.5 लाख का मैं अभी अपना फोन बेच रहा हूँ, क्या मेरे फोन में वो बात है 1.5 लाख रुपए का जिस करके मैं बेच रहा हूँ उस चीज को। सेकंड है, हम पैकेजिंग की कॉस्ट इग्नोर कर रहे हैं कि हमने लगाया है नहीं, कुछ हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आप एक स्टेपल का पेन भी लगाते हो ना, आपको पता है उसकी भी कीमत होती है। जो स्टेपलर की डब्बी आती है, 10 रुपए की डब्बी आती है, आप उसको कितने 100 यूनिट्स के ऊपर, 200 यूनिट्स के ऊपर यूज कर रहे हो, इट मीन्स आप 10 रुपए तो कहीं पे यूज कर रहे हो ना उस चीज को। जब हमने कैलकुलेट किया, हम भूल गए वो चीज को। आप टेप लगाते हो, टेप का बंडल भी 20 या 30 रुपए का आता है, एक छोटा सा। नेक्स्ट है, हमने मार्केट रिसर्च नहीं किया। एक टीम ने बताया कि उन्होंने मार्केट सर्वे किया था, बहुत बढ़िया जिन्होंने मार्केट सर्वे किया, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, हम फॉरगेटिंग द डिलीवरी कॉस्ट, कि हमें कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ रहा है। सेकंड, हम बहुत सस्ते में बेच रहे हैं चीज। हमें देखना चाहिए मार्केट में वो कितने की बिक सकती है, जो सामने वाले व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार है। लास्ट थिंग इज नो प्रॉफिट मार्जिन। हमने प्रॉफिट ही नहीं रखा हमने उसमें इतना। सो गोल्डन रूल क्या होता है, चीप प्राइस डज नॉट मीन स्मार्ट बिजनेस। सस्ते में बेच के मुझे नहीं लगता कि हाँ, लाइक मैं अच्छे से बिजनेस कर रहा हूँ। पर आप लोग, मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि जियो कंपनी तो सस्ते में बेचा, उसने तो फ्री में बेच के किया अपना बिजनेस आने के टाइम पे। उन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी को पता था कि उसके पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, मसल पावर थी उसके पास, मनी पावर थी। तो उसको पता था 1 साल 2 साल में बिना पैसा कमाए भी चला सकता हूँ अपना बिजनेस। आप लोगों ने, किसी ने पेटीएम यूज किया हुआ, पेटीएम इतने साल तक बिना प्रॉफिट के चलती रही। कैसे चलती रही, तो उसके पास पीछे से पैसा आता रहा। बट हम लोग क्या है, अपना स्टूडेंट हैं, हम लोग छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, पैसा लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हम सस्ते में नहीं बेच सकते। सस्ते में तभी बेचो जब आपको क्या है, सामने वाले कस्टमर को अपने पास लेके आना है। जैसे जियो कंपनी में फ्री में बेचा ना अपना डाटा, कि सारे लोग उसका यूज करें। किसी को अपने पास लेके आने के लिए सस्ते में बेच सकते हो, बट बाद में क्या करो, आप उसका प्राइस बढ़ा दो। फिर हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, 5 स्मार्ट थिंग्स एंटरप्रेन्योर्स डू इज, सबसे पहले हमें कॉस्ट अच्छे से आइडेंटिफाई करना अपना कि कितना हो रहा है। सेकंड थिंग क्या करना है, हमें सामने वाला बंदा देखना है कि वो कितना पैसा देने के लिए तैयार है। अब सामने वाला बंदा अगर
बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन्स में रह रहा है, बड़े बड़े शहरों में रह रहा है, वहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या होती है, वहां पे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है लोग। तो कस्टमर को समझो अपने। थर्ड इज आपकी पैकेजिंग इंप्रूव करो। अगर पैकेजिंग अच्छी क्या होगी तो सामने वाले को दिखेगा कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसको परचेज करने के लिए वो आपकी तरफ खिंचाएगा। फोर्थ थिंग क्या है, कंपेयर द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर मीन्स जैसे किसी ने नाम लिया कि वो पतंजलि का उसने प्रोडक्ट देखा। अगर मैं सोप का बिजनेस कर रहा हूँ, हर्बल सोप बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डाबर का प्रोडक्ट देखूंगा, मेडिमिक्स का देखूंगा, डव कंपनी का देखूंगा, पतंजलि का देखूंगा, आईटीसी कंपनी का देखूंगा, बहुत सारी कंपनीज का देखूंगा, फिर जाके मैं डिसाइड करूंगा कि इस मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे एंटर कर सकता हूँ। तो उनको देख के, समझ के, पढ़ के फिर मुझे अपना डिसाइड करना है क्या करना पड़ेगा। लास्ट थिंग क्या है, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग द थिंग्स। अब इनिशियल में क्या हो सकता है, सबसे गलतियां हो सकती हैं। अगर मैं भी बिजनेस करता, मेरे से भी गलती हो सकती थी कि मैंने अपना प्राइस सही नहीं किया। कहते हैं ना, बंदा जिंदगी में ठोकर खा के सीखता है। अब मुझे ठोकर कहाँ से मिली, मेरा प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बिक रहा था जिस करके मुझे घाटा हो गया। घाटे के बाद मुझे पता लगा कुछ महीने के बाद कि ऐसे मेरा बिजनेस तो चल नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर उस चीज से सीख के अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया मार्केट प्लेस में। इसका एक और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मैंने अपना प्राइस बहुत ज्यादा रखा था, 300 रुपये रखा था। मैं मार्केट प्लेस में गया, किसी ने मेरा प्रोडक्ट नहीं परचेज किया। तो यहाँ से मुझे अपने आप को क्या समझना चाहिए, मेरा प्राइस बहुत ज्यादा है, लोग उतने में परचेज करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट से टेक अवे क्या है हमारा, आज हमने पूरी प्रेजेंटेशन में, पूरे सेशन में क्या सीखा। टोटल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ठीक है, जो हमारा जिस जिस कीमत में हम बेच रहे हैं और जितनी हमारी लागत लगी है, दोनों के डिफरेंस को हम प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तीसरी चीज हमने देखा कि कॉम्पिटिटर प्राइस क्या होता है। जो भी अमेजोन पे दिख रहा है, या फ्लिपकार्ट पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, या लोकल मार्केट से दिख रहा है, वो हमारे क्या कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति सेम प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। चौथी चीज क्या होती है, कस्टमर वैल्यू। किसी ने कोई चीज परचेज की, उसको उस चीज से क्या चीज मिली, वैल्यू मिली। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था एप्पल का। अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए दे रहा है एप्पल का फोन परचेज करने के लिए, उसको 1.5 लाख के कॉरस्पॉन्डिंगली या बदले में क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट, अगर मेरी हर्बल टी परचेज करने आ रहा है 100 रुपए की, उसको बदले में 100 रुपए के क्या मिल रहा है। अगर उसको वो चीज मिल पा रही है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से बिक जाएगा। वो बंदा फिर से आएगा मेरे पास परचेज करने के लिए। अगर वो चीज उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा, अगली बार वो किसी और कंपनी के पास चला जाएगा लेने के लिए। लास्ट थिंग है प्रोडक्ट अपील। डज योर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मैच इज वैल्यू। मेरी बहुत अच्छी पैकेजिंग की, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखने लग गया, जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया बेकार निकला। ठीक है, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, मीट नहीं करेगी, तो अगली बार वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। सो अ सक्सेसफुल entrepreneur does not guess the price, they calculate it. So, so this so Mukesh ji, हम this क्वेश्चन एंड was all. आंसर, हाँ जी, क्वेश्चंस ले yes. लेते हैं। सो बच्चों, ये मेरी तरफ से था। ठीक है, कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सेलिंग। कोई भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे को पूछ सकते सर हमारे क्वेश्चन का आंसर। हैं। हाँ जी, सो चांदनी का क्वेश्चन था कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। बेटा, सबसे सस्ता तरीका, सबसे फ्री वाला तरीका क्या होता है, आप अपना इंस्टाग्राम का पेज बना लो, फेसबुक का पेज बना लो। उसके ऊपर क्या करो, अपने प्रोडक्ट की फोटो को क्लिक करके पोस्ट कर दो। ठीक है, नीचे अपना आप मोबाइल नंबर दे सकते हो या वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हो कि किसी को ये वाला प्रोडक्ट परचेज करना है, तो हमारी वेबसाइट पे या हमें कॉल कर दो, हम ऐसे डिलीवर कर देंगे। सेकंड ओके चीज क्या हो सकती है, आपका प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट है, आप किसी दुकानदार के पास जा सकते हो, उसको बोलो कि मैं आपको इतना पैसे दे दूंगी, बीच में से प्रॉफिट दे दूंगी, आप मेरे प्रोडक्ट को क्या करो, अपनी दुकान पे बेचना स्टार्ट कर दो। ओके। थर्ड थिंग क्या कर सकते हो आप, amazon के ऊपर ना एक कारीगर करके, और amazon के ऊपर स्मॉल बिजनेसेस करके एक कॉलम आता है, आप अपने बिजनेस को उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। तो amazon का क्या करता है, आपको छोटे बिजनेस के तौर पे रजिस्टर कर लेता है, और वो कुछ कमीशन लेता है जो भी आपका प्रोडक्ट सेल होता है amazon वेबसाइट के ऊपर।
सेम फ्लिपकार्ट के ऊपर होता है, ऐसे गवर्नमेंट की भी कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को होस्ट कर सकते हो, एंड उस वेबसाइट से आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। किसी और टीम का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है, सर लाइसेंस कहाँ से बनाएं? सर हेलो। आपका प्रोडक्ट कौन सा है? तो मिस रेणुका जी, आप मुझे बता सकते हैं आपकी आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, कौन सी चीज़ है वो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर किसी कारण से अगर हम बिजनेस नहीं करना चाहते तो? नहीं, ठीक मैं है, आपका इसके क्वेश्चन इसमें। हाँ, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। सो मेरे से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो मिस रेणुका जी कह रहे हैं कि उनका हर्बल ऑयल का बिजनेस है या प्रोडक्ट है। सो हम सबको समझने की जरूरत है, देखो कि इंडिया में ना कुछ लॉस बने हुए हैं। लॉस क्या कहते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसके ना एक एजेंसी होती है, रेगुलेटरी एजेंसी। अगर मेरे ऑयल में कुछ केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे होंगे तो मुझे क्या करना होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। अगर कुछ केमिकल कंपोनेंट यूज हो रहे हैं मेडिकल वाले, अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ हर्बल करके, हर्बल करके मुझे किसी मेडिकल एजेंसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। पर मुझे क्या लेना होगा, कोई और एजेंसी होगा, अगर मैं हरियाणा में बेच रहा हूँ वहां का लोकल डिपार्टमेंट कह सकता है कि आपको हमारा अप्रूवल चाहिए ये चीज बना के बेचने के लिए हरियाणा में। तो ये चीज कहाँ से पता लगेगी लाइसेंस कौन सा होगा? आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि हमारे सेक्टर का या ये हमारा प्रोडक्ट हमारा जो राज्य है उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट डालता है या नहीं डालता। और जब लाइसेंस की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे वेबसाइट पे ना ऑनलाइन सब कुछ सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज ना ऑनलाइन हो गई हैं। आपको वहां पे ना एप्लीकेशन फॉर्म डाल के 200-300 रुपये फीस होगी, आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा उस चीज के लिए। और कई बार प्रोडक्ट्स में क्या होता है, जैसे आपका हेयर ऑयल है तो आपको उसकी ना टेस्टिंग करवानी पड़ती है। टेस्टिंग में क्या आता है कि इसमें कोई ऐसा चीज तो नहीं है जिससे बंदे को कोई इफेक्ट हो जाए। सपोज पर मैंने ऑयल यहाँ पे लगाया बाल पे, मेरे को एलर्जी होगी उस चीज से। तो टॉक्सिसिटी एनालिसिस होता है और अलग अलग तरह के एनालिसिस होते हैं। वो एनालिसिस कहाँ से हो सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसमें ना लेबोरेटरीज बनी होती हैं और सरकार की खुद की लेबोरेटरीज भी होती हैं। आप उनको जाके बोलना कि हमें ये वाला लाइसेंस लेना है, तो इस लाइसेंस के अंतर्गत हमें ये वाले टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। तो उनकी जो भी फीस होगी वो फीस लेके आपको टेस्ट की रिपोर्ट दे देंगे, आप वो वाली रिपोर्ट लाइसेंस में यूज कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। हाँ जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? रेणुका बोल रही हैं कि हमने मेडिकल टेस्ट करवा दिया है। हाँ जी, रेनिको जी, अगर आपने मेडिकल टेस्ट करवा दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो कि आप जो भी स्टेट से हैं, हरियाणा स्टेट में ना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो उसकी वेबसाइट पे जाके देखो कि हर्बल ऑयल वाले सेक्टर का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा कि इसके साथ टेस्ट रिपोर्ट आप अटैच करो। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप अटैच कर देना उसको। हाँ जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? सर जो हमारा टैबलेट है, बायोमिन टैबलेट, जिससे हम खाद बनाते हैं, उसकी थोड़ी स्पीड कम है। तो हम उसमें ऐसे क्या डालें जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाए? ओके, तो चांदी बेटा, मैंने आपका वो देखा था कि ऐसे आपने एक टैबलेट बनाई है जिसको आप चीज में डाल लो, वो बायोडिग्रेडेबल हो जाती है, उसका फर्टिलाइजर बन जाता है।
तो ये जो यस चीज़ सर। है ना, आपको ना किसी साइंटिस्ट से, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात करनी पड़ेगी। हर जो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है ना, उसको स्पीड करने के लिए कुछ कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि इस जो आपकी टैबलेट है इसमें किस चीज़ की मात्रा आपको ऐड कर दोगे ताकि उसकी स्पीड बिल्डअप हो जाए। मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। बट आप कोई भी आपकी नियर बाई यूनिवर्सिटी होगा या कॉलेज होगा, वहाँ पर साइंस डिपार्टमेंट में जाके किसी भी साइंस प्रोफेसर को पूछना कि इसकी हमें स्पीड इंक्रीज करनी है। ओके सर। मैं कहाँ हूँ सर? तो हम कहाँ पर अभी जाए? अभी तो हमें पता नहीं है इतना। आप ऐसे करना, हरियाणा की कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, उसकी वेबसाइट पे जाके देखना। हाँ चांदनी, मेरा और एक था आपके लिए। क्या है कि हमारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में हमेटी है, हरियाणा कृषि विज्ञान केंद्र। आप हर डिस्ट्रिक्ट में है वो, आपके यहाँ पानीपत में भी है। तो आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो। देख के कि आपका कहाँ पे है सेंटर, ये वहाँ पे आपको मिलेंगे क्या है कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स, वो चांदनी आपको इस बारे पानीपत में। पे है। हाँ चांदनी पानीपत, ठीक है, पानीपत आप से। एक बार उनसे कनेक्ट कर हाँ, लीजिए मैं उससे। वैसे मंडे को विजिट कर लेता आदित्य हूँ पासपोर्ट। आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे, आपको कनेक्ट करवा देंगे वहाँ कृषि केंद्र से। हाँ। ओके सर। ओके सर। उसके अलावा भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है एबिक करके, एचएयू में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। तो आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसकी जो उसका जो फॉर्म आता है जून में आता है। तो जब भी फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। सर तो पर्सनल बात कर